हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए उसका नाम है स्वतः विखंडन के लिए विभव रोधिका। ठीक है, देखिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं कि इस टॉपिक का मूल मतलब ओरिजिन क्या है। ठीक है, देखिए हर परमाणु स्वतः विखंडित नहीं होता ना। ठीक है, कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी कल स्वतः विखंडन के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि z² a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर होगा तभी क्या होगा, स्वतः विखंडन पॉसिबल होगा। ठीक है, आज अपन यह देखेंगे कि स्वतः विखंडन के लिए जो विभव पोटेंशियल बैरियर बनता है उसकी कंडीशन क्या है, अर्थात कोई भी परमाणु स्वतः विखंडित होगा तो वो कब होगा, उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, विभव रोधिका की वैल्यू या z² का मान क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही निकलता है कि वाई नोट की क्यों सारे परमाणु स्वतः विखंडित नहीं होते। ठीक है, मतलब क्या ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर अपन स्वतः विखंडन का होना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जिसका नाम है टॉपिक जिसका नाम है स्वतः विखंडन के लिए अवरोधित करने वाली विभव रोधिका, अर्थात एक ऐसी रोधिका जो स्वतः विखंडन को क्या करेगी, अवरोधित अर्थात होने नहीं देगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये देख लिया था कि z² ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहता है, 15 रहता है। ठीक है, अब y नोट का मतलब बस इतना सा ही है कि भाई क्यों सारे परमाणु स्वतः विखंडित नहीं होते। ठीक है, तो देखिए एक ग्राफ बनाया हमने किसके बीच, स्थितिज ऊर्जा और दूरी के बीच। ठीक है, स्वतः विखंडन के लिए विभव रोधिका एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक कल्पना की गई कि हाँ ये मतलब ऐसा बैरियर होता है। ठीक है, फिर ये देखा गया कि अपन स्वतः विखंडन को, जैसे मान लीजिए परमाणु दो भागों में विभाजित हो जाए, उसको स्टडी करना थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किल रहता है। ठीक है, किसकी अपेक्षा कि अपन दो परमाणु को जोड़कर क्या बना दे, एक नाभिक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा है, उल्टा इन सेंस कि दो परमाणु होंगे वो पास में आएंगे, फिर और एक परमाणु बनकर क्या बना लेंगे, नाभिक बना लेंगे। तो इस कंडीशन में एनर्जी का जो कर्व रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा वो हमने लिख रखा है। इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा तथा आर के बीच क्या है, ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि दो परमाणु है। ठीक है, पहले फ्री है, फ्री मतलब इसका मतलब ये कि ये दूर दूर है। ठीक है, तो बताइए जब ये दूर दूर होते हैं तो इनके स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे जैसे पास आएंगे तो सिंपल सी बात है, प्रतिकर्षण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा, इसका मतलब प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। देखो ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो दोनों एटम जस्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जस्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये अभी क्या है, बहुत दूरी पर है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कम ही है। ठीक है, जैसे जैसे पास आ रहे आने के बाद एक ऐसी कंडीशन आ गई कि वो जस्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये दूरी r और ये दूरी r, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2r। ठीक है, अपन को निकालनी है प्रतिकर्षण की ऊर्जा। ठीक है, और अपन यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि जस्ट वो एक दूसरे को टच करते हैं तो जो कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा है, जो कि क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान देखना, इसको पूरा समझेंगे। एक बार के लिए बस अपन मेंशन करें कि जो कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान है उसका मान जो टोटल स्थितिज ऊर्जा उससे क्या हो जाता है, ज्यादा। या उल्टा बोले कि कुल स्थितिज ऊर्जा का मान, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से दिखा रखा है ना, कुल स्थितिज ऊर्जा का मान कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा से क्या है, कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे परमाणु पास आ रहे हैं तो उनमें कूलाम का प्रतिकर्षण क्या मतलब प्रतिकर्षण कम और आकर्षण क्या होता है, बढ़ता जाता है। तभी देखिए दो परमाणु जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक नाभिक, अर्थात एक आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण से ज्यादा होगा तभी तो दो जुड़कर एक नाभिक बना पाएंगे ना। दैट मीन्स यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान जाता है जबकि कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, कम है। ठीक है, तो देखिए वो जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, K(Q1Q2) अपॉन r²। तो K(Q1Q2) अपॉन r² तो फोर्स में होता है, ऊर्जा में कितना रहेगा, बीच की दूरी, और बीच की दूरी r ये और ये r, तो कितनी हो जाएगी, 2। तो KQ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z/2 अपॉन में कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, KE²। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक नाभिक दो बराबर द्रव्यमान के और बराबर आवेश में क्या हो गया, टूट गया। दैट मीन्स ऐसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक नाभिक है, वो दो कल जो पढ़ा था a/2 और z/2, a/2 और
Z/2 दो नाभिकों में क्या कर जाता है, टूट जाता है। ये मान लीजिए कि मेजर नाभिक है और ये मतलब एक और दो नाभिकों में क्या कर जाता है, टूट जाता है, जिनका द्रव्यमान आधा और इनमें द्रव्यमान के साथ साथ परमाणु क्रमांक भी क्या रहता है, आधा ही रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या निकली, कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा निकली। अब इसका मान अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, EC बराबर K क्या होता है, 9 K हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 और E क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 इंटू जो आप न्यूक्लियस की जो भी आप रेडियस लिखना चाहो वो रेडियस हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, Z/4 और ये क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो कूलाम की जो प्रतिकर्षण के लिए ऊर्जा की वैल्यू आएगी वो कुछ इस हिसाब से रहेगी। देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब जो अपन कूलाम की स्थितिज ऊर्जा होगी वो इस हिसाब से रहेगी कि इसी का मान, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा, EC बराबर आ जाएगा 0.15 और ये हो जाएगा Z² अपॉन A की पावर 1/3 मेगावाट। ये क्या आया, ये आया कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान। ठीक है, अब देखिए कूलाम की प्रतिकर्षण ऊर्जा का मान मिल गया। जैसे मान लीजिए कि अब अपन बोले कि एक एग्जांपल से कि यूरेनियम टूट रहा है। ठीक है, तो यूरेनियम के विखंडन के लिए शर्त क्या हो जाएगी, EC बराबर ये हो जाएगा, यूरेनियम के लिए Z का मान तो कितना आ जाएगा, Z बराबर हो जाएगा 92 और A बराबर कितना हो जाएगा 238। ये जब अपन वैल्यू लिख के इसको EC को सोल्व करेंगे तो लगभग 219 मेगावोल्ट के पास आएगी। इसका मतलब ये होगा कि जब यूरेनियम विखंडित होगा तो उसमें कूलाम की जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा या प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वो होगा 219 मेगावोल्ट। ठीक है, अब देखिए कल हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन ये थी कि Z² A का मान ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा किससे था, ये हमने पढ़ा था कल जब हमने इसको सोल्व किया था, तो ये हमने पढ़ा था, किससे पढ़ा था, फ्री एनर्जी से, अर्थात मुक्त ऊर्जा से। लास्ट में हमने क्या निकाला था, EF का फॉर्मूला मुक्त ऊर्जा का। और आज हमने क्या कंडीशन निकाली कि कोई भी नाभिक विखंडित होगा, कब होगा, जब उसकी कूलाम प्रतिकर्षण ऊर्जा EC का मान मुक्त ऊर्जा के मान से क्या हो, अधिक हो। मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्री एनर्जी का मान कूलाम ऊर्जा से क्या हो, अधिक हो। उस कंडीशन में नाभिक क्या होगा, स्वतः विखंडित होगा। या अपन बोल सकते हैं कि स्वतः विखंडन के लिए जो रोधिका होगी वो कितनी होगी, इस ऊर्जा के बराबर। देखिए इस टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक नाभिक है, ठीक है, वो दो टुकड़ों में टूट गया। EF का मतलब क्या है, फ्री एनर्जी। EF का मतलब क्या है, फ्री एनर्जी। और EC का मतलब क्या है, कूलाम के प्रतिकर्षण की स्थितिज ऊर्जा। अब मान लीजिए कि जब वो दो नाभिकों में टूटा तो एनर्जी निकली। यदि उस एनर्जी का मान कूलाम के प्रतिकर्षण ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब नाभिक टूटने के बाद कूलाम ऊर्जा से भी अधिक एनर्जी को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि वह इस विभव रोधिका को क्या कर गया है, पार कर गया है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि स्वतः विखंडन होगा कब, जब EF इज ग्रेटर, EF माइनस इसे क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0। तो देखिए EF की भी वैल्यू हमने कल निकाली थी और इसी की वैल्यू हमने आज निकाल ली। तो जब अपन EF माइनस इसे करेंगे तो उस कंडीशन में जो वैल्यू बनेगी किसकी, EF माइनस इसे की, उस वैल्यू का मान कितना होगा, वो वैल्यू होगी A की पावर 2/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3.38 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा प्लस 0.064 Z² अपॉन कितना आ जाएगा A। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक बार के लिए। यदि आप ये वैल्यू AC और इसी के फॉर्म में बनाना चाहो तो ये हो जाएगा A की पावर 2/3 और यहाँ पे कितना लग जाएगा -0.26 और कितना आ जाएगा AS और 0.37 यहाँ पे AC, Z² अपॉन A माइनस कितना आ जाएगा 0.156 Z² अपॉन A। अब ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, EF माइनस इससे करेंगे तो ये वैल्यू कल हमने निकाल रखी है। ठीक है, आपको यदि इसमें कंफ्यूज हो कि कैसे आया
तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हमने ये वैल्यू भी निकाल रखी है, ठीक है। तो जब EF और EC की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, ये कंडीशन बनेगी जहां पे AH क्या है और AC क्या है। AS है पृष्ठीय ऊर्जा और AC क्या है, कूलम एनर्जी। और आपको पता है कल हमने AS का मान कितना लिया था, 13.0 मेगावाट, और AC का मान कितना लिया था, 0.5 मेगावाट। अब जब ये दोनों वैल्यू लिखकर अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, EF माइनस EC ग्रेटर देन 0 की, तो वो कंडीशन आएगी सिंपल, a की पावर 2/3 ब्रैकेट माइनस 0.38 प्लस कितना हो जाएगा 0.064 और हो जाएगा Z² A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अर्थात स्वतः विखंडन में विभव रोधिका के लिए जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, ये कंडीशन आएगी। इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा Z² A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 53। अर्थात Z² A का जो अनुपात है वो 53 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो ही स्वतः विखंडन हो पाएगा। अर्थात इससे क्या रहना चाहिए, रेशियो ज्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने स्वतः विखंडन के लिए कंडीशन तो निकाल ली, पर कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे तत्वों में Z² A का मान 44 था, मतलब 44 से बड़ा था, तो भी क्या हो गया, स्वतः विखंडन हो गया। अब ये देखा गया कि ये विखंडन कैसे हुआ, तो इस विखंडन को बताया गया टनल इफेक्ट से, अर्थात सुरंगन प्रभाव से। और सुरंगन प्रभाव आपने क्वांटम में पढ़ रखा है कि यदि एक पार्टिकल के पास अपनी जो बैरियर है उससे कम एनर्जी है, फिर भी वो क्या कर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसको अपन टनल इफेक्ट से देखते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक स्वतः विखंडन के लिए अवरोधित स्वतः विखंडन को अवरोधित करने वाली विभव रोधिका। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी आपको इस वीडियो से कुछ रिलेटिव कुछ क्वेरीज या डाउट रह गए हैं तो SMDT का जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग।